इस वीक का जो टॉपिक है SIP वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, और इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प होगी। सबसे पहले हम जानते हैं SIP होती क्या है। SIP होती है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे एक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हम इन्वेस्ट करते, एक सिस्टम के तहत हम इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। और उसमें क्या करना होता है, उसमें करना ही होता है जैसे कि स्टॉक है OGDC। हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं SIP में, जैसे हम 5 स्टॉक ऐड करते हैं या 10 स्टॉक ऐड करते हैं, 7 8 जितने भी हम स्टॉक ऐड करते हैं, उन स्टॉक पे हम हर मंथ अपनी सैलरी से जो एक अमाउंट निकालते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कि हम हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, या 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, या फिर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। हर कोई अपनी रेंज के हिसाब से जो हर महीने निकाल सके वो इन्वेस्ट करता चल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए एक मखसूस स्टॉक्स पे। अब और उसके अंदर होता क्या है, उसमें ऐसा नहीं है लाजमी कि आप जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी SIP तोड़ दें और फिर आप उसमें से पैसे बाहर निकाल दें, तो वो SIP नहीं होती। SIP होती है कंटिन्यू आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं XYZ रीजन के लिए। अगर आप बहुत यंग हैं तो फिर आप अपने पैसे बचाने के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, SIP शुरू कर देते हैं। या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप जो है रिटायर होने के बाद आपको फायदा हो उससे, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए SIP कर रहे होते हैं। XYZ अलग अलग रीजन होते हैं SIP करने के। अलग अलग रीजन से लोग SIP शुरू करते हैं, लेकिन वो SIP होती लॉन्ग टर्म की है, ये शॉर्ट टर्म की नहीं होती। ये सालों की होती है, मिनिमम 3 ईयर्स से 10 ईयर्स तक भी कर सकते हैं आप लोग। काफ़ी यंग एज से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 15-15 20-20 साल की नहीं भी SIP करते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जैसे कभी आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने बढ़ा दिए 10,000 रुपये कर दिए, कभी हालात वैसे हुआ तो फिर वापस 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कभी 10,000 रुपये वापस आ गए, या फिर कभी 15,000 20,000 भी इन्वेस्ट करने लग गए। या आपकी रेंज ज़रूर चेंज होती रहती है, लेकिन SIP पे आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। बहरहाल, जैसे आपने कोई 5 स्टॉक सेलेक्ट किए, उसमें से एक स्टॉक की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जनवरी 2020 में अगर आपने इन्वेस्ट किया, उसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। और हर महीने आपकी, जैसे अब OGDC की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी चल रही है इसकी प्राइस चल रही है उस वक्त 100 रुपये। और अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फिर एग्जाम्पल में हम ऐड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस दिखाने के लिए मैंने ऐड कर दिया। जैसे हर महीने इसके प्राइस में 15 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं होता, कभी कम भी होते हैं कभी ज़्यादा भी होते हैं। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कर दिया। अब इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपये। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, उसमें से आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, तो फिर आप OGDC में कर रहे हैं 1,000 रुपये, एक स्टॉक में कर रहे हैं आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट। तो इसे हम समझते हैं, कभी आपको 10 स्टॉक मिलेंगे, कभी 8, कभी 5 भी मिलेंगे, कभी 6 4 भी मिलेंगे, कभी 3 भी मिलेंगे, कभी हो सकता है 2 स्टॉक भी मिले। आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और आप लेते चले जाते हैं, स्टॉक की कोई भी प्राइस चल रही है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर में अब ये एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तकरीबन कितने टाइम की जैसे ये 19 महीनों की है, हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 20 मंथ की कर लेते हैं। हमने कर ली 20 मंथ की। टोटल हमने इन्वेस्ट कितने किए, 20,000 रुपये। हमारे पास टोटल शेयर कितने जमा है, 96। लेकिन आखिर में जो शेयर प्राइस चल रही है, अच्छा सॉरी, अब यहाँ से आप समझे, हमने इन्वेस्ट किए टोटल 20,000 रुपये, लेकिन SIP हमें 20 महीने करने के बाद हमें
कितना गेन मिला हमें? गेन मिला एक स्टॉक में, जैसे इसके अंदर हमें मिला 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके 17,000 रुपए का गेन। वैसे इतना गेन नहीं होता, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम फर्ज करें हर महीने 15 रुपए बढ़ रही है शेयर प्राइस, वो इस वजह से बताया क्योंकि कभी हम 10 स्टॉक ले रहे थे, कभी हम 3 ले रहे हैं। अगर शेयर प्राइस गिर जाती तो और ज्यादा भी लेते। तो एसआईपी में होता पता है क्या है? एसआईपी में फायदा क्या है? एसआईपी में फायदा क्या है? ये है कि आप सोचें यहाँ प्राइस हो गई 160 रुपए, 160 अगर प्राइस हो गई, उसके बाद अगर प्राइस गिरी तो वो जो ट्रेडर हैं वो डरेंगे, उनका लॉस होगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या स्विंग टर्म ट्रेडर हैं, उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा कि स्टॉक नीचे गिर रहा है। लेकिन एसआईपी वाला खुश होगा अगर आपको वो शेयर मिले 155 रुपए का, तो फिर या 140 रुपए का, तो आपको पिछले महीने 6 स्टॉक मिले थे, अगले महीने आपको 7 शेयर मिले, कभी वो हो गया 130 का, कभी वो वापस हो गया 145 का और 160 का, और कभी वो वापस दोबारा अगर हम देखें दोबारा 140 का हो गया या दोबारा 150 का हो गया। तो फिर इसमें आपकी शेयर क्वांटिटी में फर्क आना शुरू हो जाएगा। यानी अगर शेयर महंगा मिल रहा है आपको, तो फिर उसमें आपको कम शेयर मिल रहा है। अगर शेयर की प्राइस गिर जाए, वक्ती तौर पर मार्केट क्रैश गिर जाए या क्रैश हो जाए XYZ, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अब कभी उठेगी नहीं है। एसआईपी वाले को तो 5 साल बाद बेचना है, तो अभी 1 साल या 2 साल अगर मार्केट खराब भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उसकी शेयर क्वांटिटी ज्यादा ऐड होगी, यानी कि जहां उसे पहले 10 स्टॉक मिल रहे थे, दोबारा बीच में 8 मिलने लगे, तो दोबारा बीच में 8, जैसे बीच में 6 स्टॉक मिलने लगे तो दोबारा फिर 8 स्टॉक मिलने लगे, 7 स्टॉक मिलने लगे, तो वो खुश होगा कि हाँ अब मुझे अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं स्टॉक। अगर वो स्टॉक नीचे नीचे मिल रहे हो तो आखिर में उसके पास जाके शेयर क्वांटिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, और उसे जब बेचना है आखिर में, जब वो स्टॉक की प्राइस अपने पीक पे होगी, तब जब वो बुक करेगा अपना प्रॉफिट, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा वक्ती तौर पे गिरने की वजह से। अगर वो स्टॉक गिरता नहीं तो फिर उसका इतना प्रॉफिट होता नहीं। आप समझे मेरी बात को? एसआईपी वाले को ये बेनिफिट जरूर मिलता है। बहरहाल एक और चीज, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हो गई क्योंकि वो एक एल्गोरिदम के थ्रू बढ़ रहा था। तो अब हम इसको एक फार्मूले के तहत बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से प्राइस काफी हाई चली गई थी। आखिर में हम वही आइडिया लगाते हैं, जैसे अगर ये हो गया, आखिर में ये हो गया 330 का, तो फिर आपका गेन बढ़ गया। आपका गेन पहले था 17,000 का, अब ये हो गया 19,000 का। ये मैंने एक एग्जाम्पल समझाई ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। आप ये समझ गए? इसके अंदर एसआईपी के अंदर हम स्टॉक हर महीने जमा करते रहते हैं एक मखसूस अमाउंट से। कभी हम उस अमाउंट को बढ़ा भी देते हैं, कभी कम भी कर देते हैं अपनी रेंज के हिसाब से। जैसे अगर एक गरीब एक जिसके पास रेंज कम हो, वो हर महीने 5,000 निकाल सकता है, तो वो 5,000 निकाल रहा है। कभी उसकी रेंज बढ़ गई तो कभी उसके पास फ्यूचर में जैसे 2 साल बाद उसकी प्रमोशन हो गई या फिर XYZ किसी भी रीजन से उसकी रिसोर्सेज बढ़ गई और उसने सोचा मैं 1,000 5,000 नहीं 10,000 या 15,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो वो उसकी मर्जी है। कभी वो 20,000 भी इन्वेस्ट करेगा। कभी हो सकता है उसकी रेंज इतनी ना हो, तो फिर वो वापस 5,000 10,000 पे आ जाए, या कभी हो सकता है वो 50,000 पे भी चल जाए। तो एसआईपी में अमाउंट कम ज्यादा जरूर हो जाता है। जैसे किसी साल ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, किसी साल कम, लेकिन हर महीने आप इन्वेस्ट कंटिन्यू करते चले जाते हैं। बहरहाल वैसे ही आप जो है 5 6 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे एसआईपी इस तरीके से होती है। अब ज्यादातर लोगों का दिल करेगा ये जानने के बाद कि हम भी एसआईपी करते हैं, एसआईपी करने से ये फायदा है। तो ये मैं एक बात बता दूं, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप एसआईपी नहीं कर सकते। ये उन लोगों का काम है जिन्हें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। वरना ये सब जानने के बाद आपको, जिनको अच्छा तो बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन जो बंदे नहीं करते और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। जैसे आप 5 महीने करेंगे, 5 महीने बाद आपको एक जरूरत आई कि अभी मुझे पैसों की जरूरत है, क्या करूं मैं? इस एसआईपी को बेचता हूं, मैं दोबारा ये स्टॉक ले लूंगा। आपने अपने सारे प्रॉफिट बुक करे और वो पैसा निकाल लिया, और वो पैसा उठा के आपने लगा दिया किसी और काम में, और फिर दोबारा अपने फिर वो दोबारा शुरू से शुरू कर रहे हैं एसआईपी। तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपके पास आखिर में आके वो फायदा आप नहीं उठा पाएंगे एसआईपी से। एसआईपी उन्हीं लोगों की नहीं है जो मिनिमम 3 इयर्स या 2 इयर्स मिनिमम से आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। अगर एसआईपी जैसे ज्यादा 10 साल, लोग 15 साल भी करते हैं, लोग करने वाले 20 20 साल भी एसआईपी कर लेते हैं। तो फायदा ये लॉन्ग टर्म में देती है। जितना ज्यादा लंबे टाइम पे आप बेचेंगे, उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ये एक ऐसा प्लान है, ये जितना
ज्यादा अरसा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको गेन मिलेगा। यानी अगर आपको एक साल में 1,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है तो फिर आपको 3 साल में 3,000 का नहीं, 3 साल में आपको 5,000 का मिलेगा। इसी तरह आपको 10 साल में 50,000 का मिलेगा। 15 साल में आपको 80,000, 90,000 या 1 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो आपका रिटर्न कंटिन्यू बढ़ता चले जाता है जितना आपका टाइम पीरियड आपका जितना लंबा हो। बहरहाल SIP बहुत लोगों को अच्छी तो जरूर लगी होगी, लेकिन मैंने इसका बता दिया आपको कि ये कर हर कोई नहीं सकता। पर एक और सॉरी, अब इसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं कि SIP कैसे की जाती है। ये तो हम समझ चुके हैं किन स्टॉक में की जाती है। अब हम ये समझते हैं SIP ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी भी स्टॉक में उठा के कर दें। SIP करने के लिए आपको वो स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे जिनकी कंटिन्यू अर्निंग ग्रोथ, जिनमें कंटिन्यू ग्रोथ पोटेंशियल हो, जिनकी अर्निंग कंटिन्यू बढ़ती रहे या मेंटेन रहे, उन स्टॉक में की जाती है। ऐसे नहीं जैसे कोई साइडबोर्ड आइटम या पेनी स्टॉक आपने उठा लिया कि हाँ भाई अब मैं FNEL में SIP करूंगा, बेको के अंदर SIP करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको ब्लू चिप स्टॉक ही सिलेक्ट करने होते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जिसका पता है कि 5 साल बाद ये कंपनी काफी स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद भी कंपनी यहीं घूम रही हो, तो ऐसे स्टॉक में नहीं की जाती। बहरहाल एक ये हो गया। अब इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल स्टॉक्स। क्या हम इसमें ऐड करते हैं जैसे फातिमा, फातिमा हमने ऐड कर लिया, FFC हमने ऐड कर लिया, हमने इसी तरह MEPL ऐड कर लिया। अच्छा, ब्लू चिप के अंदर भी हम कौन से स्टॉक में SIP करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाजमी नहीं है। अब ब्लू चिप में काफी सारे स्टॉक हैं, जैसे एक ब्लू चिप के अंदर स्टॉक है लक। ये मेरा अपना जाती मशवरा है, इसके ऊपर काफी लोगों को डाउट होगा। लक ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें हम SIP करें। हम्म उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि किसी भी ऐसे स्टॉक में जो डिविडेंड नहीं देता, हम्म किसी भी ऐसे स्टॉक में डिविडेंड नहीं देता या डिविडेंड कम देता, जिसकी डिविडेंड यील्ड कम हो, उसमें SIP करने का आपका फायदा नहीं होता। अगर हम इसको देखें लक को, तो लक ने काफी हद तक गेन तो किया है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। अब आप ये देखेंगे कि आपने 79 रुपए से SIP करना शुरू की होती तो आज ये तकरीबन 450 और 500 600 तक भी पहुंचा, और ये फ्यूचर में 700 800 तक भी जाएगा। लेकिन क्या लक में SIP की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। बल्कि हाँ, आपको यहाँ से सही पता चलेगा। अब जैसे लक की अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो फिर ये 5 की बन रही है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड का भी मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को डिविडेंड यील्ड का नहीं मालूम होगा। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड ये होती है कि आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसका प्राइस पे, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये आपकी शेयर प्राइस चल रही है 23.82 और आपको डिविडेंड मिला 1 रुपए का। इस सॉरी, इसकी जो है डिविडेंड यील्ड जो है ये मेरे ख्याल से जब जिस टाइम पे एक्स हुआ था उस टाइम की डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, उस टाइम के शेयर प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड निकली हुई है इसकी। तो फार्मूला मैं समझा देता हूँ, फार्मूला इसी वजह से मैच नहीं हो रहा था इसका। फार्मूला ये है कि जो डिविडेंड मिला है आपको वो डिवाइड कर देते हैं शेयर प्राइस से और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से।
तो डिविडेंड यील्ड निकल के सामने आ जाती है। बहरहाल ये जो डिविडेंड यील्ड है इसका ये मकसद है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट रिटर्न आपको डिविडेंड की सूरत में मिल रहा है। जैसे अगर किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 10 है तो एक समझ लीजिए आपने अगर उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको उस पर से 10,000 रुपए एक साल के अंदर डिविडेंड की सूरत में वापस मिल गए। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्टॉक जो है छोटे आइटम जिनके अंदर काफी ज्यादा डिविडेंड यील्ड शो हो रही है, जैसे 36%, या लोट केमिकल का देखें तो फिर लोटे केमिकल का देखें तो 18% इसकी डिविडेंड यील्ड शो हो रही है। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि इनके इनके अंदर आपको सालाना इतना रिटर्न मिलेगा। ये क्योंकि कंटिन्यू एक जैसा डिविडेंड नहीं दे पाते, ये कभी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, कभी बहुत कम डिविडेंड दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो इनकी काउंट नहीं होगी। ये उन्हीं स्टॉक में आते हैं जो छोटे स्टॉक, जब इनकी प्राइस काफी कम होती है, कभी काफी कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी इनकी अर्निंग रहती है, कभी नहीं रहती, और घूम फिर के ये एक ही रेंज में घूम रहे होते हैं, तो इनमें एसआईपी नहीं की जाती। लेकिन अगर हम कोई अच्छे स्टॉक देखें जैसे कि एनबीपी, हालांकि इसने भी एक वन टाइम डिविडेंड दिया है 35 रुपए, तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 14% बन रही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसे ही थे क्योंकि ईयरली डिविडेंड देता है, तो इसका ईयरली ही काउंट होगा। बाकी बहरहाल काफी सारे अच्छे स्टॉक हैं, जैसे पॉल है, पॉल की जो है 12% है डिविडेंड यील्ड। इसी तरह अगर हम लक की देखें, लक की 5% है। लेकिन हम अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं उसका भी मैं अब आपको रीजन समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक सिलेक्ट करना है, और उसी के साथ साथ आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा डिविडेंड देते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक नहीं लेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए लक है, लक को अगर हम ले लें, इसमें अगर वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा होगा कि आपने यहाँ से एसआईपी शुरू करी 82 रुपए से, और ये तकरीबन 500 500 600 तक भी चला गया। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 79 पे, या हम यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं 47 पे, तो ये एक टाइम पे जाता तो है तकरीबन 200 रुपए पे गया, वापस गिरा कितना, वापस 62 पे आ गया, फिर उसके बाद कितना चढ़ा, फिर चढ़ा 191, फिर वापस कितना गिर गया, वापस 78 पे आ गया। यानी कि इसका ड्रॉप कितना हुआ, अगर हम इसका ड्रॉप देखें, 69% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें ड्रॉप इसका, यहाँ पे भी तकरीबन 59% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जो कंटिन्यू आपको डिविडेंड देता हुआ चल जाए और उसी के साथ साथ वॉलेटाइल ना हो, यानी कि सेफ थीम में हो, वो मैं दिखा देता हूँ, जैसे फर्टिलाइजर। अब वैसा ही ड्रॉप इसमें भी आया था, लेकिन अगर हम इसका ड्रॉप देखें कितने परसेंट का बना था, अगर इसका ड्रॉप फर्ज करते हैं लक के जितना ही बना हो, वैसे तो लक से आधा ही बना क्योंकि ये सेफ सेक्टर है 29% का। हम्म। और इससे पिछला अगर हम ड्रॉप देखें इसका, जब मार्केट गिरी थी, तो वो बन रहा है 55% का। लेकिन इसमें और लक में डिफरेंस क्या है, अगर हम इसमें भी एस आई पी कर रहे हैं और प्लस अगर आप लक में भी एस आई पी कर रहे हैं, तो लक के अंदर होगा क्या कि लक के अंदर आपको डिविडेंड इतना खास नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप एफ एफ सी को लें, एफ एफ सी की डिविडेंड यील्ड 8 की है। डेट को छोड़ देते हैं हम लगाते हैं इसकी शेयर प्राइस चल रही थी 159 से, अगर हम यहीं से लगाएं 84 से
108 9 तक जा रहा था और उसके बाद एक हाई इसने लगाया 125 का और फिर आ गया 92 पे। वरना नहीं, हम 5 पे ऐड करते हैं। कुछ टाइम ऐसे भी गिरा और कुछ टाइम बाद फिर दोबारा अप भी होने लगा और फिर उसके बाद अप होता चला गया। हम्म। अब ये आपने ले लिए एफएफसी के शेयर। इसको हम जरा एक मिनट, लंबे टाइम फ्रेम पे खींच लेते हैं। ये मैंने बीच बीच के अंदर कहीं पे ड्रॉप भी बनाए हैं, कहीं पे आप मैंने इसकी प्राइस भी बढ़ा दी। अब ओवरऑल हमारे पास शेयर क्वांटिटी कितनी जमा हो गई? 456। अगर हम इसे देखें, ये हुआ वैसे हमारा 48 मंथ का। 48 मंथ यानी कि तकरीबन 4 साल का। 4 साल की हमने एसआईपी की और 4 साल की एसआईपी के अंदर हमने टोटल इन्वेस्ट कर दिए 48,000 तकरीबन। और आखिर में हमारे पास ये क्वांटिटी, ये शेयर प्राइस हमारे पास, ये शेयर क्वांटिटी हमारे पास जमा हुई और इसके ऊपर हमें कैपिटल गेन कितना हुआ? ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। हम्म। ये हो गया हमारा कैपिटल गेन और प्लस अगर हम रखें इसमें एफएफसी में कितनी है, 8% है। 8% है इसकी डिविडेंड यील्ड, तो उसको हम 0.6% हम्म हम लगा लेते हैं। यानी कि अगर हम 12 से उसे डिवाइड करें तो 0.6%, यानी कि पर मंथ के हमारे अमाउंट के ऊपर हमें कितना उसकी डिविडेंड की सूरत में मिल रहा है। नहीं, ये गलत बना है। 8% को अगर हम करें तो इतने परसेंट हमें मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समझ गया मैं।
तकरीबन 66 रुपए हमें पर शेयर मिल रहे हैं। अच्छा ये क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हमारी खराब हो गई। तो ये हमारे पास 3,200 रुपये भी हमारे पास एक डिविडेंड डिविडेंड की सूरत में हमारे पास जमा हो चुके होंगे, जब तक हमारा ये तकरीबन इतना टाइम, ये पासवर्ड, ये सॉरी, ये फार्मूला गलत लगा है मुझसे, इसमें कोई मिस्टेक हो रही है मेरे से। जल्दी जल्दी में हम यहीं से लगा लेते हैं इसको। हाँ, उतने ही फार्मूला सही था, इतना ही डिविडेंड यील्ड की सूरत में हमें मिल रहा है जो हमने इन्वेस्ट किया है। बहरहाल अब हम यहाँ देखते हैं, हमने हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हमारा कैपिटल गेन के साथ है। टोटल अमाउंट हमारा प्रॉफिट हो गया ये 71,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि हमें टोटल हमारे पास आखिर में हमारा जो नेट इनकम होगी इसमें टोटल मिला के जो हमारी इन्वेस्टमेंट समेत होगी वो होगी 71,000 की। और उसी के अंदर अगर हम निकालते हैं कि हमने इन्वेस्ट कितने किया, तो इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिटर्न मिला, टोटल प्रॉफिट मिला हमें, टोटल प्रॉफिट मिला हमें 23,000 का। तो ये बन रहा है तकरीबन, ये समझ लीजिए 40% के करीब हमारा बन चुका है। और इस तरीके से हम निकाल रहे होते हैं फार्मूला ना अपना, कि हमें आखिरकार हमें रिटर्न कितना मिलेगा, और ऐसे स्टॉक में ही हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें डिविडेंड भी आपको अच्छा मिल रहा हो। बहरहाल ये हो गया कंप्लीट। ये आप समझ गए होंगे एसआईपी का तरीका। जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से कुछ मिस्टेक्स इसमें हो गई हैं। और अब हम यहाँ समझते हैं कि अगर आपको डिविडेंड भी नहीं मिल रहा और एक स्टॉक प्राइस है जिसमें जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया आपसे, अब ये एफएफसी जो है इतना ज्यादा वॉलेटाइल वैसे नहीं है, सेफ स्टॉक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर आपको डिविडेंड ही नहीं मिल रहा, और जैसे एक रिफाइनरी का भी स्टॉक है एटीआरएल, ये काफी स्ट्रांग है हालांकि, लेकिन अगर इसमें भी देखें हम, इसमें भी आपको अगर गिरावट देखने को मिले तो फिर, अब ये देखें 85% ड्रॉप है इसमें। रिफाइनरी सेक्टर है, रिफाइनरी के जो स्टॉक होते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और इसकी डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें, 1% की, यानी कि ना होने के बराबर। कभी डिविडेंड दिया तो दिया, वरना नहीं देता। ऐसे स्टॉक ऐसे स्टॉक कभी भी अपने एसआईपी में हम ऐड नहीं कर सकते। इनमें ट्रेड जरूर कर सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पे आउट नहीं है। ये कोई ऐसा खास पे आउट नहीं है, इतना कम, यानी कि 1% डिविडेंड यील्ड होना बेकार है किसी स्टॉक के लिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर इसमें बड़ी ड्रॉप आ गई, जैसे ये इसका एक टॉप था, ये एक इसका एक टॉप था, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ चला गया, यहाँ पे टॉप था, कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ चला गया, इसी तरह अगर यहाँ पे टॉप हो और ये गिरता हुआ चल जाए, तो क्या फायदा होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की यहाँ से, अब हमने इस रेट पे भी लिया, इस रेट पे भी लिया, इस रेट पे भी लिया, इस हाई रेट पे भी लिया 900 950 पे, और ये गिर गिरा के आ गया तकरीबन 250 पे। या ये देखें, ये इसकी ड्रॉप, अगर नॉर्मली ड्रॉप भी अगर इसके हम प्रीवियस देखें 450 की, 750 760 रुपए का हाई लगाने के बाद भी इसने 417 रुपए की ड्रॉप आ गई। तो क्या फायदा होगा अगर ऐसी ड्रॉप आ गई और हमने जितना इन्वेस्ट किया हमारा वो अमाउंट भी इसमें से नहीं निकल पाया। समझ रहे मेरी बात?
तो ऐसे स्टॉक में कभी भी एसआईपी नहीं की जाती, ऐसे स्टॉक्स में कभी भी नहीं की जाती। इसी तरह जैसे लक है, लक में भी एसआईपी नहीं कर सकते हम, और उसका रीजन ही यही है कि वोलेटाइल सेक्टर है। ऐसे सेक्टर जिनकी अर्निंग अच्छे हालात में तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हालात खराब होते ही अर्निंग बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जैसे ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, सिक्रिकल सेक्टर जितने भी हैं उनके अंदर एसआईपी आप नहीं कर सकते। हाँ, उस सूरत में कर सकते हैं जैसे किसी एक मखसूस स्टॉक में जो बहुत ही ज्यादा डिप हो, जैसे 81 के ऊपर अगर लग था, और अगर आपने सोचा कि आप इसकी एसआईपी तोड़ देंगे 500 517 पे जाके, तो फिर वो एक बात समझ में आने वाली है, वरना आप नहीं कर सकते, या हालात खराब होते ही आप उस स्टॉक को निकाल देंगे। जैसे अभी एक जंगी हालात चल रहे हैं, लेकिन हमारी मुल्क की मीशत अच्छी है, तो इस वक्त तो ये अच्छा है। अगर हमारी मुल्क की इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाए और आपको लगे, पता ना हो कि कहाँ पे जाएगी, जैसे कोई डाउनफॉल हो जाए या फिर कोई पॉलिटिकल कोई इश्यू हो जाए, तो उसके बाद आप वहां पे अपनी एसआईपी जरूर तोड़ सकते हैं, उस वक्त तक की नहीं ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप ऐड नहीं कर सकते जो स्टॉक आपको डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि डिविडेंड जो स्टॉक देता है, अगर वो नीचे भी आ गया तो वो अपने पे आउट से आपका आपका लॉस रिकवर कर जाएगा, और आपकी कंटिन्यू आपको ग्रोथ देगा। 8% आपको हर साल रिटर्न लाजमी देगा, या 10% रिटर्न देगा। या अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिनके, अगर हम कैप को देखें तो उसकी 15% की डिविडेंड यील्ड है, और अगर हम इसी तरह अच्छे स्टॉक्स में देखें तो फिर नेशनल फूड की 9% की डिविडेंड यील्ड है, और उसके अलावा हब पावर की 9% की डिविडेंड यील्ड है। अगर हम देखें तो बैंक सेक्टर में काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है, 8 9 10 की। एमईबीएल को अगर हम देखें, एमईबीएल की वैसे 6 शो हो रही है, लेकिन ये इस वजह से क्योंकि इसकी प्राइस गेन बहुत तेजी से हो गई। अगर इसकी अभी, यानी इसकी प्राइस बहुत तेजी से बहुत ऊपर चली गई कुछ अर्सा पहले ही। अगर हम देखें तो फिर ये यहीं पे देखें तकरीबन 84 रुपए का था 2023 में, और इस वक्त जो है 491 और 500 के आसपास घूम रहा है। तो ये कैपिटल गेन काफी अच्छा हुआ है, इसी वजह से इसकी डिविडेंड यील्ड इतनी कम शो हो रही है, वरना वक्त के साथ साथ इसकी डिविडेंड यील्ड काफी बेहतर है, और ये तकरीबन 10 से 12 रुपए की डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड होता रहा है प्रीवियस कुछ ईयर्स पहले। तो जिन्होंने इसमें एसआईपी की होगी उन्हें बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। अगर किसी ने यहाँ से ही एसआईपी की होगी, अगर हम देखें 2013 2015 से, इसके अंदर कोई ऐसा मेजर ड्रॉप भी नहीं आया, यहाँ पे भी ये कोई ड्रॉप नहीं है इतना कोई खास, ये भी कोई ड्रॉप नहीं है, कंटिन्यू परफॉर्म करता हुआ चले जा रहा है। तो ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं, और ऐसे ही स्टॉक आपको अपने एसआईपी में ऐड करने चाहिए जो आपको डिविडेंड भी दें, जिनमें ड्रॉप भी कम आए। ऐसा ना हो कि आज आपने एसआईपी स्टार्ट की है और 5 साल तक आप अच्छी एसआईपी करते हैं, 5 साल बाद मुल्क के हालात बहुत तेजी से खराब हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी डेवलप्ड कंट्री नहीं है जिसके हालात कंटिन्यू 50 साल तक बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, 10 साल तक बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं, इस साल काफी अच्छे है, सीमेंट सेक्टर काफी अट्रैक्टिव है इस साल, ऑटो सेक्टर काफी अच्छा है इस साल, स्टील सेक्टर काफी अच्छा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी आपकी जीडीपी बढ़ रही है, और उसके अलावा आपके मुल्क के हालात अभी भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हालात खराबी की तरफ जाएंगे, जैसे 5 साल 10 साल बाद, और पता चले जहां पे आपने स्टॉक एसआईपी करना शुरू करी थी और बीच बीच में आपने महंगा स्टॉक खरीद लिया और उसके बाद वो स्टॉक ड्रॉप हो गया, जैसे एक एग्जांपल के लिए एक और ऐसे ही अच्छा स्टॉक जैसे गेल है, गेल को अगर हम ले लें, अब आप ये देखें, गेल की एसआईपी आपने स्टार्ट करी यहाँ से, अगर 2014 से आपने स्टार्ट की, 28 रुपए से ले रहे थे, 28 रुपए से एसआईपी आपने स्टार्ट की, और 10 साल में आपने कहाँ पहुंचे। अगर 28 रुपए से आपने स्टार्ट की, बीच में ये गया 355 345 तक, 375 तक, लेकिन फिर नीचे गिर गया, और इसमें मेजर ड्रॉप आया, दोबारा 35 रुपए पे पहुंच गया। यानी कि जहां से शुरू हुआ था 355 रुपए का हाई लगाने के बाद, 375 रुपए का हाई लगाने के बाद, और कितना नीचे आ गया, ये नीचे आ गया 89%, 89%। और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गया 138, फिर दोबारा नीचे आ गया 28 29 रुपए के ऊपर। क्या
खास तौर पे वो लोग जो लोग न्यू है पीएसएक्स में, जो गेल के बारे में अभी रिसेंटली 2-3 साल से जानते हैं या 1-2 साल से जानते हैं या 3-4 महीने से जानते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ये 28 रुपए पे भी ट्रेड होता रहा है और 2023 तक 28 रुपए पे ट्रेड होता रहा है। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करना, एसआईपी शुरू करना काफी फायदेमंद रहता है जब मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हो ऐसे सेक्टर्स में। लेकिन जैसे ही खराब हो रहे हो वैसे ही निकल जाए आप इनमें अंधाधुन एसआईपी के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते उनकी तरह जैसे आप बाकी स्टॉक में करते हैं, जो मैंने आपको समझाया। बाकी आप अच्छी एसआईपी उन्हीं में कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। इसी तरह के जैसे एक है काफी स्टॉक्स हैं। एक एग्जांपल के लिए जैसे एटीआरएल में आपको दिखा चुका हूँ, ये आपको रिफाइनरी सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑटो सेक्टर दिखा चुका हूँ। स्टील सेक्टर नहीं दिखाया मैंने आपको। स्टील सेक्टर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टील सेक्टर में भी आपको इसी तरह के मेजर ड्रॉप देखने को मिलेंगे। मुगल के अंदर ये देखें, इसका ये हाई लगा हुआ है 109 का, फिर वापस नीचे आ गया। इधर हाई लगा हुआ है 897 का, फिर दोबारा 62 पे आ गया। तो ऐसे सेक्टर्स में आपको इस तरह के ड्रॉप देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सेफ सेक्टर है, जो कंटिन्यू आपको जिनकी कंटिन्यू डिमांड रहती है, उनमें कोई इतने खास ड्रॉप देखने को नहीं मिलते। जैसे अगर हम नेशनल फूड देखें, नेशनल फूड भी एक ब्लू चिप कंपनी है, हालांकि ये सेफ सेक्टर है, इसमें भी एक ये मेजर ड्रॉप आई भी है, लेकिन इसने अपना डिविडेंड काफी अच्छा इसका पे आउट काफी अच्छा है और उसने काफी अच्छा पे भी किया है। और इसी वजह से ये सेफ थीम के अंदर ही है, अभी भी ये सेफ थीम के अंदर है क्योंकि ये फूड सेक्टर का स्टॉक है। और अब जिस तरह की इसने ग्रोथ कर ली है अपने बिजनेस में, जिस तरह के ग्रो किया है, उसके बाद अब इसमें मेजर ड्रॉप आना बहुत मुश्किल है। इसी तरह के काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर कंटिन्यू डिमांड रहेगी, हालात अच्छे हों या खराब हों, तो हमेशा ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया जाए। समझ गए आप?